कभी सोचा है कि कोई भी देश आखिर चलता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ सरकार का काम तो है नहीं, और ना ही सिर्फ हम नागरिकों का। असल में हमारा भारतीय संविधान इन दोनों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाता है। तो चलिए आज इसी बैलेंस को समझते हैं कि हमारा संविधान सरकार से क्या चाहता है और हम नागरिकों से क्या उम्मीद रखता है। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखना। सबसे पहले है मौलिक अधिकार, मतलब वो गारंटी जो हर नागरिक को मिलती है। फिर बीच में आते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, इन्हें सरकार का रोड मैप समझिए कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए। और फिर आखिर में आते हैं मौलिक कर्तव्य, जो हमें बताते हैं कि एक नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए। ये तीनों मिलकर ही एक साझी जिम्मेदारी का ढांचा तैयार करते हैं। तो इस बैलेंस की कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है सरकार से। चलिए देखते हैं कि संविधान ने सरकार को क्या गाइडबुक दी है। इसे हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से। तो सवाल ये है कि ये नीति निर्देशक सिद्धांत आखिर हैं क्या? देखिए, ये हमारे संविधान के पार्ट 4 में दिए गए कुछ निर्देश हैं और इनकी इंस्पिरेशन हमें मिली है आयरलैंड के संविधान से। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जाया जा सकता। ये असल में सरकार के लिए एक मॉरल कंपस की तरह हैं, एक नैतिक मार्गदर्शन जिनका मकसद है भारत को एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाना, एक ऐसा राज्य जहां सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। और हाँ, ये आइडिया कोई अचानक से नहीं आया। असल में इसकी जड़ें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिलती हैं, जहां इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। और फिर 1950 में जब हमारा संविधान बना तो इसी आइडिया को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तौर पर शामिल कर लिया गया। मतलब देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना तो आज़ादी से भी पुराना है। चलो इसको कुछ रियल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये सिर्फ किताबी बातें ना लगें। ये सिद्धांत सरकार को क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि गांव में पंचायतों का संगठन करो, सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, हमारे पर्यावरण और ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करो और दुनिया में शांति को बढ़ावा दो। और सुनिए, ये सिर्फ खाली पीली बातें नहीं है। आज हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम है, पर्यावरण को बचाने के लिए सख्त कानून है, यह सब इन्हीं सिद्धांतों की देन है। तो सरकार की गाइडबुक तो हमने देख ली, अब बात करते हैं हमारी यानी हम नागरिकों की। ये है हमारी अपनी चेकलिस्ट, हमारे मौलिक कर्तव्य। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये कर्तव्य, ये ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल संविधान का हिस्सा थी ही नहीं। इन्हें तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया था और इसकी इंस्पिरेशन ली गई थी रूस के संविधान से। ये क्या दिखाता है? यही कि एक मजबूत देश सिर्फ अधिकारों से नहीं बनता, नागरिकों की जिम्मेदारियां भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। तो सवाल उठता है कि ये कर्तव्य हैं कितने? क्या कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान में कुल 11, सिर्फ 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी कर्तव्यों पर एक नजर डालते हैं, जैसे कि संविधान का सम्मान करना, हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, अपने पर्यावरण को बचाना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाना। और हाँ, एक बहुत ही अहम कर्तव्य माता पिता का भी है, अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना, उन्हें शिक्षा का मौका देना। ये सब हम सबकी साझी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो हमने सरकार के निर्देश देख लिए, नागरिकों के कर्तव्य भी समझ लिए। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। यहाँ पर ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं आयरलैंड से, ये संविधान के पार्ट 4 में है और इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूएसए से, ये पार्ट 3 में है और ये कोर्ट द्वारा पूरी तरह से लागू करवाए जा सकते हैं। एक का मकसद है एक वेलफेयर स्टेट बनाना, तो दूसरे का मकसद हर नागरिक को आज़ादी और बराबरी की गारंटी देना है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तीनों अधिकार, निर्देश और कर्तव्य आखिर एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही सीधी सी बात में छिपा है। देखिए, अधिकार बताते हैं कि हमें क्या मिलेगा, कर्तव्य याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए,
और निर्देशक सिद्धांत